हाँ बच्चों, तो अब हम अपना नेक्स्ट मॉडल एटम का जो करने जा रहे हैं कि बोहर का मॉडल हमने कल डिटेल में देखा, उसकी यूजफुलनेस भी देखी, उसकी लिमिटेशंस भी देखी। अब उसकी लिमिटेशंस को जो नेक्स्ट मॉडल था दैट इज क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम एंड दैट इज ऑल्सो कॉल्ड 3 डायमेंशनल मॉडल ऑफ एटम। तो उसको हम पढ़ेंगे, पर उसको पढ़ने से पहले वो जो हमारा मॉडल था वो बेसिकली दो कंसेप्ट पर बेस्ड था। ठीक है, मतलब बोहर के बाद दो कंसेप्ट की डिस्कवरी हुई थी। एक है डी ब्रोगली इक्वेशन हम देखेंगे, या डी ब्रोगली कॉन्सेप्ट भी देख सकते हैं, और एक हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल होता है। ठीक है, ये कल लिमिटेशंस में भी हमने देखा था कि बोहर मॉडल कांट एक्सप्लेन द डी ब्रोगली इक्वेशन एंड द हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। तो इन दोनों चीजों को बोहर एक्सप्लेन नहीं कर पाया था, और इनके डेवलपमेंट से मतलब इनकी डिस्कवरी के बाद ही जो नया मॉडल हमारा उसका है, एटम का है, क्वांटम मैकेनिकल मॉडल है, उसकी नींव रखी गई थी इन्हीं दोनों कंसेप्ट्स के ऊपर। तो इसलिए सबसे पहले हम इन कंसेप्ट्स को समझेंगे कि व्हाट इज हमारा क्या है, कि जो डी ब्रोगली इक्वेशन या डी ब्रोगली रिलेशनशिप, और एक हम करेंगे अपना हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। ठीक है, तो फर्स्टली वी हैव टू डू द डी ब्रोगली रिलेशनशिप या इक्वेशन कह लो। ठीक है, तो देखो डी ब्रोगली रिलेशन हमारा क्या कहता है, इसका ना नाम लुइस डी ब्रोगली था। तो इसको हम देखो इस तरीके से लिखते हैं कि डी ब्रोगली। ठीक है, कि डी ब्रोगली हमारा लुइस नाम इसमें लिख करते, मतलब सिंपल हम इसको डी ब्रोगली रिलेशनशिप नाम देते हैं। तो डी ब्रोगली ने देखो क्या कहा, मतलब इसने अपना कोई काम नहीं किया वैसे, इसने पर दो के करे हुए काम को ऐसे एक साथ जोड़कर, मतलब उसने एक अलग थॉट हमें दिया। ठीक है, और उस थॉट से फिर हम आगे चल के एक नए मॉडल की तरफ एक तरीके से चले। ठीक है ना, खिसके हम आगे। तो इसने क्या कहा देखो, अब समझना बात को। देखो हमने डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन पढ़ा था। ठीक है, कि जो रेडिएशंस होती हैं, जो किरणें होती हैं, वो लगातार चलती हैं, तो उनका वेव नेचर होता है। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी ने हमें बताया था कि द रेडिएशंस हैव वेव नेचर, पर रेडिएशंस की कुछ प्रॉपर्टीज एक्सप्लेन नहीं हो पा रही थी वेव नेचर से। तो फिर हमने ये माना कि रेडिएशंस में पार्टिकल नेचर भी होता है ना, दिस इज सेड बाय प्लैंक्स। तो हमने प्लैंक्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी दोनों को हमने माना था, और हम ये कहते थे कि रेडिएशंस हैव डुअल कैरेक्टर, कि किरणों का डुअल कैरेक्टर होता है, उनमें वेव नेचर भी होता है और उनमें पार्टिकल नेचर भी होता है। समझ रहे हो, किरणें हैं देखो लगातार आ रही हैं, तो हम बेसिकली उसका तो क्या मानकर चलेंगे कि लगातार वाला मान के चलेंगे कि भाई हाँ उसमें वेव नेचर मेन होता है रेडिएशन में, पर उसमें वेव नेचर के साथ साथ पार्टिकल नेचर भी होता है। ये हमने चीज को पहले समझा था। अब डी ब्रोगली ने फिर एक बात सोची, उसने सिंपल एक थॉट दिया। उसने कहा कि जिन चीजों में वेव नेचर मेन होता है, अगर उनमें वेव नेचर के साथ पार्टिकल नेचर हो सकता है, तो जिन चीजों में पार्टिकल नेचर मेन होता है उनका वेव नेचर क्यों नहीं हो सकता। समझ में आई बात। अब किनका होता है पार्टिकल नेचर, अब चौक का कह लो। ये एक देखो एक लोकलाइज्ड चीज है, एक इतनी सी जगह में है, कोई बॉल है, कोई भी कण है, इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है। हम ऐसे तो नहीं कहेंगे कि भाई इलेक्ट्रॉन वेव है, भाई कोई ऐसे फैला हुआ है कि भाई फैल ही जा रहा है। समझ रहे हो, ये है कि भाई फैल ही जा रहा है, कोई ऐसी पर्टिकुलर लोकलाइज्ड इसकी जगह नहीं है। मैं हूं, तुम हो, फोन है। तो जो मटेरियल पार्टिकल्स हैं, जो पदार्थ हैं, एक तरीके से पदार्थ की जो चीजें होती हैं, जिनको हम कहते हैं कि भाई पदार्थ इन चीजों से मिलकर बना, तो पदार्थ बनाने वाले जो कण होते हैं, या पदार्थ ही अगर कोई चीज है, चौक है, मतलब कोई किसी पर्टिकुलर जगह लोकलाइज्ड है, भाई इतनी सी जगह कोई घेर कर अगर एग्जिस्ट करता है, तो उन सब में क्या होता है, पार्टिकल नेचर होता है। उनका मेन क्या होता है, पार्टिकल नेचर होता है, लोकलाइज्ड नेचर होता है। तो डी ब्रोगली ने कहा कि भाई जिनमें पार्टिकल नेचर होता है, जो मटेरियल्स होते हैं, जो पदार्थ की जो चीजें होती हैं, जिनसे पदार्थ बनते हैं, तो उनमें क्या होता है, मेन पार्टिकल नेचर होता है। तो उनमें पार्टिकल नेचर के साथ वेव नेचर क्यों नहीं हो सकता। जिनमें वेव नेचर है, कौन, रेडिएशंस। कि रेडिएशन में अगर वेव नेचर के साथ साथ पार्टिकल नेचर भी हो सकता है, तो जैसे बॉल है, इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, जो लोकलाइज्ड थिंग है, तो उनका मेन पार्टिकल नेचर जब होता है, तो उनमें पार्टिकल नेचर के साथ साथ उनका वेव नेचर क्यों नहीं हो सकता। उसने कहा हो सकता है, और मैं निकाल कर दिखाऊंगा। और उसने निकाल कर दिखाया, कोई लैब में कहीं नहीं गया, बैठे बैठे कर लिया उसने काम। देखो क्या किया उसने,
उसने सिंपल दो लोगों के करे हुए काम को आपस में जोड़ दिया। ठीक है, कैसे जोड़ा देखो, उसने ऐसे जोड़ा कि देखो आइंस्टीन इक्वेशन क्या होती है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन क्या होता है बेटा, देखो E इज इक्वल टू mc स्क्वायर होता है, ठीक है, और अकॉर्डिंग टू प्लैंक्स क्या होता है, ठीक है, जो प्लैंक्स का हमारा रिलेशन था वो भी हमने प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी में देखा, वो क्या था हमारा E इज इक्वल टू h न्यू होता है ना। तो देखो ये जो दो रिलेशनशिप्स हैं, आइंस्टीन का काम और प्लैंक्स का काम, उसने दोनों को जोड़ दिया। अब देखो ये भी एनर्जी की ही इक्वल है एंड दिस इज ऑल्सो इक्वल टू एनर्जी। तो अगर ये दोनों ही एनर्जी के इक्वल हैं तो क्या है, बोथ ऑफ दीज आर ऑल्सो इक्वल, तो हम जस्ट इन दोनों को इक्वेट कर देंगे। ठीक है, देखो कैसे, तो यहाँ पर देखो मैं कहूँ कि भाई mc स्क्वायर इज इक्वल टू h न्यू। ठीक है, आ रही बेटा बात समझ में, कोई दिक्कत? अब देखो यहाँ पर मैं इसको खोल दूं, न्यू को खोलूं, न्यू हमारा खुलकर क्या हो जाएगा, c अपॉन लेमडा हो जाएगा। चलो बेशक अगली उसमें कर सकते हो, ये हमने किया। और अब हम यहाँ पर ये लिखें कि न्यू इज इक्वल टू क्या होता है, c अपॉन लेमडा होता है। ये हमने पीछे रिलेशनशिप करा हुआ है उसमें देखा है। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो mc स्क्वायर इज इक्वल टू h c अपॉन लेमडा। बताओ कोई दिक्कत किसी को? अब देखो मैं लेमडा को यहाँ ले आऊं, ठीक, और इन सबको अगर यहाँ ले जाऊं तो देखो क्या बनेगा, इसको इधर कर देते हैं, ऐसे करके दिख रहा है यहाँ तक। हाँ देखो h इज इक्वल टू, यहाँ पर हमारा सॉरी देखो मैं क्या करूंगी, m यहाँ पर ये जो पूरा mc स्क्वायर है इसको मैं यहाँ ले जाऊं और लेमडा को इधर ले जाऊं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, हम कर सकते हैं। तो लेमडा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, h c ओवर m c स्क्वायर। अब देखो एक c से एक c कट जाएगा। ठीक है, तो लेमडा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, h अपॉन mc, ये हो जाएगा। c क्या होता है, c इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट। तो अगर हमें किसी रेडिएशन की वेवलेंथ निकालनी है, ठीक है, किसी रेडिएशन की अगर हमें वेवलेंथ निकालनी होती है तो हम क्या कर देते हैं, यहाँ लाइट की वेलोसिटी को पुट करते हैं और जिस भी रेडिएशन की हमें वेवलेंथ निकालनी होती है उसके एक तरीके से फोटॉन्स की या क्वांटम की मास की वैल्यू हम यहाँ पर रख देते हैं और h हमारा प्लैंक्स कांस्टेंट होता है, तो ऐसे हम उसकी वेवलेंथ निकाल लेते हैं। अब अगर मुझे किसी मटेरियल पार्टिकल की वेवलेंथ निकालनी है, सोचो बॉल की वेवलेंथ निकालने बैठ जाऊं अगर मैं, बॉल तो क्या है, एक मटेरियल पार्टिकल है। देखो डी ब्रोगली ने वेव नेचर को कैसे प्रूव किया, उसने कहा कि अगर मुझे किसी बॉल की वेवलेंथ निकालनी है, भाई वेवलेंथ हम जब भी तो निकाल सकते हैं जब उसमें वेव नेचर होगा, तो उसने कहा देखो इस रिलेशनशिप से बॉल की वेवलेंथ निकाल लो कि भाई बॉल का मास यहाँ रख दो, h तो प्लैंक्स कांस्टेंट है वो रख दो, बट c को रिप्लेस करेंगे फिर हम v से। c को किससे रिप्लेस किया हमने, v से, क्योंकि c क्या है, वेलोसिटी ऑफ लाइट, और v क्या है, वेलोसिटी ऑफ दैट बॉल। तो जिस भी पार्टिकल की मुझे वेवलेंथ निकालनी है, ठीक है, उसकी वेलोसिटी को हम यहाँ रख देंगे। जनरली वेलोसिटी को हम स्मॉल v से रिप्रेजेंट करते हैं। भाई वेलोसिटी मतलब भाई एक तरीके से कितने टाइम में उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, किसी बॉल ने, कार ने, इलेक्ट्रॉन ने, प्रोटॉन ने। ठीक है, तो जिस भी मटेरियल पार्टिकल का, जिन चीजों में मतलब पार्टिकल नेचर मेन होता है, उनकी भी हम वेवलेंथ बहुत आराम से निकाल सकते हैं। वेव नेचर है तभी तो वेवलेंथ निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, फ्रॉम दिस फॉर्मूला। ठीक है, चलो मैं c को पहले यहाँ लिख देती हूँ, फिर हम ऐसे लिख देते हैं कि c इज रिप्लेस्ड बाय v। ये तुम्हें मिल जाएगा सब लिखा हुआ। ठीक है, मैंने निशान लगा दिए। तो लेमडा इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, h अपॉन mv। तो फ्रॉम दिस रिलेशन we can easily find out the wavelength of any material particle, चाहे वो बॉल है, चाहे कार है, चाहे इलेक्ट्रॉन है, चाहे प्रोटॉन है, चाहे मैं हूं, चाहे तुम है। भाई मैं कितनी वेलोसिटी से मूव करी, मेरा कितना भार है, वो मैं यहाँ रख दूं और h की वैल्यू रख दूं, तो वी कैन बहुत क्या है, इजिली फाइंड आउट लेमडा। तो जब हम किसी चीज की वेवलेंथ निकाल सकते हैं तो इट मीन्स हम ये कह सकते हैं कि इट पोजेसेस वेव नेचर, कि उसमें भी वेव नेचर होता है। तो डी ब्रोगली का क्या था मेन काम, इट गिव्स द डुअल नेचर ऑफ मैटर। समझ रहे, रेडिएशंस का तो डुअल नेचर होता ही होता है, उसने कहा मैटर का, मटेरियल पार्टिकल्स का भी डुअल नेचर होता है।
हम इस बात से बिल्कुल इनकार नहीं कर सकते कि जिनमें पार्टिकल नेचर है उनमें वेव नेचर नहीं हो सकता, उनमें भी वेव नेचर हो सकता है। और उसने हमें वेवलेंथ निकालने का फॉर्मूला भी दिया। क्लियर बेटा? तो यहाँ पर जो मास इनटू वेलोसिटी को हम मोमेंटम से भी रिप्लेस कर सकते हैं, तो ये हमारा ऐसे भी चेंज हो जाता है, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन पी। भाई कोई भी चीज जितनी स्पीड से चल रही है और उसका क्या मास है, तो मास इनटू वेलोसिटी करके हमें अगर मोमेंटम पता है तब भी हम क्या निकाल सकते हैं, उसकी वेवलेंथ निकाल सकते हैं। और मास और वेलोसिटी दोनों पता है तो तब भी हम वेवलेंथ निकाल सकते हैं। मोमेंटम पता है, देन वी कैन ऑल्सो फाइंड आउट द वेवलेंथ ऑफ एनी पार्टिकल। ठीक है, आई बेटा बात समझ में? अब ये उसने डी ब्रॉगली ने रिलेशनशिप तो दे दिया, ठीक है, पर अब अगर हम इसका सिग्निफिकेंस देखें सिग्निफिकेंस मतलब कि एक तरीके से हम इसकी इंपॉर्टेंस देखें, तो जो ये रिलेशन है ये मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स, मतलब जो बड़े बड़े ऑब्जेक्ट होते हैं जो हम आंखों से देख सकते हैं, उनमें वेव नेचर होता तो है पर उस वेव नेचर का कोई फायदा नहीं है। मतलब दिस रिलेशन इज सिग्निफिकेंट फॉर मटेरियल पार्टिकल बट दोज मटेरियल पार्टिकल्स विच आर माइक्रोस्कोपिक इन नेचर, ना जिनको हम आंखों से नहीं देख सकते हैं, जो बहुत ही ज्यादा छोटे हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, कोई एटम है, कोई मॉलिक्यूल है, मतलब जिन चीजों को हम आंखों से नहीं देख सकते हैं, वी कैन ऑब्जर्व देम फ्रॉम माइक्रोस्कोप। ठीक है, जितना मतलब छोटा और हल्का पार्टिकल होगा उतना ही उसका वेव नेचर सिग्निफिकेंट होगा। कैसे? देखो, जैसे कि भाई यहाँ पर भाई H हमारा, देखो मैं इसको देखो मैं हम इस तरीके से प्रूव भी कर सकते हैं कि भाई मान लो एक तो मुझे वेवलेंथ निकालनी हो इलेक्ट्रॉन की, ठीक है, तो लिख रहा है, हाँ, एक निकालनी है इलेक्ट्रॉन की, तो लैम्डा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, H की वैल्यू कितनी होती है 6.626 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -34। इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है 9.1 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -31। और मान लो मैं कहूँ कि भाई वो 10 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी से मूव कर रहा है, ठीक है, तो यहाँ मैंने 10 रख दिया, ज्यादा भी रख सकते हैं क्योंकि बहुत हल्का होता है तो उसकी वेलोसिटी अच्छी खासी होगी, मान लो 25 से मान लिया, ठीक है। तो अब अगर हम यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे, देखो तो ये 31 से, देखो यहाँ 31 जीरो तो कट जाएंगे, कटेंगे ना, और यहाँ पर फिर 3 जीरो ही बचेंगी, तो जो वैल्यू हमारी निकल कर आएगी एक तरीके से वो मतलब वैल्यू हमारी अच्छी खासी बड़ी वैल्यू निकल कर आएगी, समझ रहे हो, 31 जीरो से 31 जीरो तो कट ही जाएंगे, ठीक है, 3 जीरो ही हमारी बचेंगे, 2 ये भी हैं, काटेंगे तो मतलब मान लो मैं कहूँ कि 0.000 ऐसे करके कोई वैल्यू निकल कर आएगी, ठीक है। अब अगर मान लो मुझे यहाँ एक बॉल की वेवलेंथ निकालनी है, ठीक है, वी हैव टू फाइंड आउट द वेवलेंथ ऑफ अ बॉल, तो लैम्डा इज इक्वल टू, फिर देखो प्लैंक्स कांस्टेंट तो यही रहेगा, ठीक है। अब बॉल का कितना मास होगा बेटा, बॉल कम से कम भी कहें हम 100 ग्राम की होगी, 50 ग्राम की होगी, बहुत ही हल्की मैं ले लूँ तो, ठीक है, या मैं कहूँ कि भाई मान लो क्या कहते हैं कि भाई 1 किलो की है, चलो 500 ग्राम की ले लें हम, ठीक है, तो यहाँ पर मान लो मैंने इसका वेट रखा और किस वेलोसिटी से मूव कर रही है, मान लो 10 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से मूव कर रही है, ठीक है। अब देखो 2 जीरो ये, अब यहाँ तुम देख सकते हो ये भी ऊपर जाकर हमारी नेगेटिव ही हो जाएगी वैल्यू। अब तुम सोचो इसकी वेवलेंथ कितनी आएगी, 0.34 जीरो, तो ये लगा दो नेगेटिव, फिर ये 3 जीरो और जाएंगे। अब सोचो जरा, है ना, कि 37 जीरोस के बाद जाकर कोई डिजिट आएगी जो कि जीरो नहीं है, समझ रहे हो, तो मतलब ये इतनी ज्यादा छोटी वैल्यू होगी कि कोई इंस्ट्रूमेंट हमारे पास ऐसी नहीं है कि जो हम इतनी कम वेवलेंथ को भी मेजर कर सके, नाप सके, समझ रहे हो। यहाँ पर इतनी छोटी नहीं आई है, यहाँ तो देखो 4 ही जीरो हैं, उसके बाद डिजिट हमारी नॉन जीरो डिजिट स्टार्ट हो जाएगी, समझ रहे हो बेटा। तो जो बहुत ज्यादा हल्के पार्टिकल होते हैं, जो बहुत ज्यादा छोटे पार्टिकल होते हैं, जो माइक्रोस्कोपिक नेचर के होते हैं, उनकी ही वेवलेंथ थोड़ी सिग्निफिकेंट निकल कर आती है, मतलब कुछ एप्रिशिएबल वैल्यू आती है विच वी कैन इजीली मेजर। जो बड़े बड़े पार्टिकल हैं जिनको हम आंखों से देख सकते हैं, क्योंकि उनका मास बहुत ज्यादा हो जाता है, समझ में आ रही बेटा बात, उनकी वेलोसिटी भी कम हो जाती है, तो ओवरऑल वैल्यू वो इतनी कम आएगी विच वी कांट इवन मेजर। तो जिस चीज को हम नाप ही नहीं सकते तो फिर उसका तो फायदा भी फिर क्या। तो वेव नेचर होता तो है मटेरियल पार्टिकल्स का, बट दिस डी ब्रॉगली रिलेशन इज सिग्निफिकेंट। उसका मतलब कुछ
एक तरीके से काम है, उसका कुछ फायदा किसके लिए है? डी ब्रोगली रिलेशन इज सिग्निफिकेंट ओनली फॉर माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स एंड इट इज इनसिग्निफिकेंट फॉर मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स। बड़े पार्टिकल के लिए इसका कोई मतलब नहीं है, और छोटे पार्टिकल के लिए हाँ हम कह सकते हैं कि इट हैज सम सिग्निफिकेंस। तो दिस इज डी ब्रोगली रिलेशनशिप। ठीक है, क्लियर? इसकी देखो न्यूमेरिकल्स भी हैं, ऐसे ही है न्यूमेरिकल जैसे मैंने पुट करा, ठीक है, बट मैं एक तुम्हें और करा देती हूँ। तो ये हमारा डी ब्रोगली का रिलेशन था। चलो न्यूमेरिकल नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।